Hello dear students, welcome you all in a lecture series of nuclear physics. Students, हम अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने अपने एक आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया था। इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर के आर्टिकल में हमने इसको 3 सब पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1 इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल, नंबर 2 interaction of light charge particle, and the third one is interaction of gamma radiation with matter. हैवी चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन पे हम 2 लेक्चर में इसको कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। एक में हमने इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उस फॉर्मूला की और कुछ बेसिक टर्म्स जो इस आर्टिकल के साथ कनेक्टेड थे उनको डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज लाइट चार्ज पार्टिकल। मीन्स अब हम न्यूक्लियर रेडिएशंस जो हैं उनका मैटर के साथ इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो इंसिडेंट पार्टिकल जो हैं वो हमने लाइट चार्ज पार्टिकल लेने हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन। मीन्स हम मैटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फोल्ड करवाएंगे और फिर देखेंगे कि वो मैटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं। वैसे स्टूडेंट्स, अगर हम इंटरेक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स मैटर के साथ कई तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, एटम की जो मैटर के अंदर हैं। आयनाइजेशन भी कर सकते हैं, ब्रैमस्टॉलिंग प्रोसेस को भी शो कर सकते हैं। अब कौन से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कौन से प्रोसीजर को या कौन से मैकेनिज्म को प्रोसीड करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। तो मैं आपसे वो बात करने से पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम में शो करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आयनाइजेशन या एक्साइटेशन या फिर ब्रैमस्टॉलिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद मैं आपको एनर्जी के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस रेंज में होगी, तो कौन सा मैकेनिज्म जो है या कौन सा फिनोमिना जो है उस तरीके से इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, उसका डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप पहले फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस एटम पे फॉल हो रहा है, ये जो एटम्स मैंने आपको शो किए हैं ये आपके मैटर के एटम्स हैं और मैटर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को मैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के नेम से रिप्रेजेंट करूंगी और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन में उन इलेक्ट्रॉन को बोल रही हूं जो हमने बाहर से उस मैटर पे फॉल कराए हैं। व्हाट माय पॉइंट? आई विल यूज 2 वर्ड्स, नंबर 1 इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा गया है जो मैटर के ऊपर फॉल होंगे और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स में उन इलेक्ट्रॉन्स को बोल रही हूं जो टारगेट मैटर के एटम्स के अंदर लाई कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, अब ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट केस की बात कर रही हूं मैं, फर्स्ट डायग्राम की, उसमें ये क्या कर रहा है, ये अपनी कुछ एनर्जी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और खुद स्कैटर हो गया। तो इसने कुछ एनर्जी जब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को दी तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो मैं ये कह सकती हूं कि इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने टारगेट मैटर के एटम को एक्साइट कर दिया। तो इस प्रोसीजर को या इस फिनोमिना को कहा जाता है एक्साइटेशन ऑफ एटम्स बाय इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप सेकंड प्रोसीजर की बात करो तो सेकंड में अब देखो कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जैसे ही एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे रहा है कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एटम से ही इजेक्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा फिनोमिना वहां पे प्रोसीड होता है तो हम ये कहेंगे कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एटम की आयनाइजेशन कर दे रहा है। गॉट माय पॉइंट? अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के पास थर्ड केस में इतनी एनर्जी है कि वो सभी मैटर के जो एटम्स है उनके एनर्जी लेवल को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के बहुत नजदीक से निकल रहा है, तो यहाँ पे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो यहाँ पे एसरलेट करेगा और इस एसरलेशन की वजह से उसमें से रेडिएशंस एमिट होंगी और इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रेमस्टॉलिंग प्रोसेस। गॉट माय पॉइंट?
इस तरीके से मैंने आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 प्रोसीजर दिखाए। इंसिडेंट तो इलेक्ट्रॉन ही किए हैं, लेकिन फर्स्ट केस में एक्साइटेशन हो रही है, सेकंड में आयनाइजेशन हो रही है, और थर्ड में ब्रेमस्टोरम प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है। और ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ये प्रोसेस हो सकता है, अगर थोड़ी कम है तो ये हो सकता है, अगर उससे भी कम है तो ये हो सकता है। इस तरीके से अगर मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम इसलिए शो किया स्टूडेंट्स ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो। अब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। मैंने यहाँ पे मेनली 3 प्रोसीजर बताए हैं, बाकी इलास्टिक स्कैटरिंग का प्रोसीजर भी वहां पे प्रोसीड हो सकता है। तो देखो हम अब आगे उसका डिस्कशन करते हैं, सभी को हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन मैकेनिज्म जो है लाइट चार्ज पार्टिकल का, वो मेनली जो डिपेंड कर रहा है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है। अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत कम है, बहुत कम मींस कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि मैटर के इलेक्ट्रॉन्स के बहुत पास से जस्ट निकल जाएंगे। मींस देयर विल बी नो exchange of energy between the incident electron and the atomic electrons। फिर सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आप एनर्जी को थोड़ा सा अप कर देते हो तो क्या होगा कि वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी के होंगे कि वो कुछ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के लेवल को पेनिट्रेट करके इनसाइड जाएंगे और उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, और इन इलास्टिकली इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन वहां से स्कैटर होकर निकलेंगे। मींस देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, चाहे वो वहां पे आयनाइजेशन करें चाहे वो एक्साइटेशन करें, इस टाइप के प्रोसीजर होंगे। फिर मैंने क्या किया, एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो क्या होगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऑर्बिट को और ज्यादा पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के क्लोज जाएंगे, जहां पे ब्रेमस्टोरम प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीड होगा। फिर अगर आप और भी ज्यादा एनर्जी हाई कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा और वहां पे न्यूक्लियस की एक्साइटेशन का मैकेनिज्म प्रोसीड होगा। तो स्टूडेंट्स, मेनली मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। एनर्जी बहुत कम है तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जरा स्लाइटली बस अपने पास से थोड़ा सा डेविएट होके मैटर से निकल जाएगा, पर अपनी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करेगा। एनर्जी थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो वो आयनाइजेशन या एक्साइटेशन के प्रोसीजर को प्रोसीड कर देगा। एनर्जी और ज्यादा बढ़ा दोगे तो वहां पे ब्रेमस्टोरम प्रोसेस हो जाएगा। अगर एनर्जी और भी ज्यादा कर दोगे MeV की रेंज में तो वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा, सभी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को पेनिट्रेट करके और न्यूक्लियस को एक्साइट करने के लिए वो वहां पे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा। गॉट माई पॉइंट। अब स्टूडेंट्स, मैं वन बाय वन आपके साथ यही प्रोसीजर्स, जैसे वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है, इन सभी पॉइंट्स का डिस्कशन करती हूँ, और इन सब की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे लूज होगी, किस रेट से लूज होगी, हम उसका डिस्कशन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स मैटर से क्रॉस करेंगे तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं, मींस अपनी एनर्जी को वो ट्रांसफर करेंगे। तो उसके मेनली 3 इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस जो हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं। नंबर 1, इलास्टिक कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोसीजर बहुत बार देखा गया है। नंबर 2, रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटॉमिक न्यूक्लियस, एंड नंबर 3, इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैंने 3 प्रोसीजर लिखे हैं जिनके थ्रू मेनली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। अब हम इनका वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं ओवरऑल एनर्जी लॉस की भी आपके साथ बात करूंगी। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट मैकेनिज्म्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो मैटर से जब क्रॉस करेंगे तो वहां पे इन इलास्टिक कोलिजन होगा। मींस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी, वो अपनी कुछ एनर्जी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे
और मेनली काइनेटिक एनर्जी जो लूज होती है इस मैकेनिज्म में वो दो ही प्रोसीजर से होती है। नंबर 1 एक्साइटेशन एंड नंबर 2 आयनाइजेशन। मींस जब इलेक्ट्रॉन्स मैटर के अंदर से क्रॉस करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन या तो उनको एक्साइट कर देंगे या उस एटम को आयनाइज कर देंगे, तो इस तरीके से वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। तो अब जैसे जैसे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन मैटर के अंदर से क्रॉस करेंगे तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, मींस वो एनर्जी को लूज करेंगे। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को भी सेम वैसे ही ट्रीट करें क्वांटम मैकेनिकली जैसे मैंने हैवी चार्ज पार्टिकल के इंटरेक्शन को किया था, तो यहाँ पे भी हमें एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ का एक एक्सप्रेशन मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे नोटेशंस आप ध्यान रखना, n नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में जिस मैटर पे इंसिडेंट करवा रहे हो आप इलेक्ट्रॉन्स को। z इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑब्जर्वर, मींस इन जो मैटर है उसमें जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर कैपिटल Z होगा। m नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होगा। स्मॉल e एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है। कैपिटल I is a mean excitation energy for atomic electrons of a matter and V is a velocity for incident electron। और मैंने आपको डायग्राम से तो ये दो मैकेनिज्म स्टूडेंट समझाए ही हैं कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन अगर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को किसी हायर स्टेट पे पहुंचा देता है बाय ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, देन द प्रोसेस इज सेड टू बी एक्साइटेशन। बट अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को उस एटम से ही इजेक्ट करवा देता है, देन इट इज सेड टू बी आयनाइजेशन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन मेनली दो फिनोमिना से ही अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। नंबर 1 एक्साइटेशन, नंबर 2 आयनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये जो मैकेनिज्म्स के टाइप हैं इसमें इन इलास्टिक कोलिजन की बात की। अब मैं नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करती हूँ, दैट इज रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटॉमिक न्यूक्लियस। जैसे ही इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पिछले जो मैंने फिनोमिना लिया उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो मैटर के इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के नजदीक से निकले। तो क्या होगा जब न्यूक्लियस के पास से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी ड्यू टू न्यूक्लियर फील्ड। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि उसका वेलोसिटी वेक्टर रैपिडली चेंज हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट्स, रैपिडली वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। अगर आप ये मान लेते हो कि वो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा, तो वो कम से कम डायरेक्शन में तो 100% चेंज होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि इलेक्ट्रॉन एसरलेट कर रहा है, तो एसरलेट करेगा तो उसमें से रेडिएशंस भी एमिट होंगे, क्योंकि ये चीज तो आप पढ़ ही चुके हो कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस any accelerating charge particle radiates electromagnetic radiations। वही चीज यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है और अगर ये एसरलेट करेगा तो इसमें से भी रेडिएशंस एमिट होंगी और उन रेडिएशंस के इस प्रोसीजर को पूरे को कहा जाता है ब्रेमस्ट्रोलंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स इसको आप बाय नेम याद रखना, बहुत बार 1 या 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि ब्रेमस्ट्रोलंग क्या होता है। ठीक है, तो मींस रेडिएशंस जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन से एमिट होंगी तो ऑब्वियस है उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर इन इलास्टिक स्कैटरिंग। गॉट माय पॉइंट। और अगर आप इसको कंप्लीटली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दो तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि उसकी एनर्जी लूज होगी। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं रेडिएटिव लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ। मींस एक यूनिट लेंथ ट्रेवल करने पे उसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही है इलेक्ट्रॉन में से, जिस वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो उसका एक्सप्रेशन ये होगा। इसमें कैपिटल T जो है वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, A उस मैटर का मास नंबर है जिसपे हम इन इलेक्ट्रॉन को फोल्ड करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आता है रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटॉमिक न्यूक्लियस। क्योंकि जब आप एनर्जी कम रखते हो तो मेनली आपको आयनाइजेशन या एक्साइटेशन ही देखने को मिलता है, पर थोड़ा सा एनर्जी अप करने पे हमें ब्रेमस्ट्रोलिंग प्रोसेस भी वहां पे ऑब्जर्व होता है।
मीन्स वहां पे एनर्जी का लॉस होता है इस प्रोसेस के थ्रू भी। गॉट माई पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करूं कि अगर आप एनर्जी, कई बार क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है न्यूक्लियस के क्लोज से, तो बिना किसी रेडिएशन के लूज किए भी वो वहां से निकल जाता है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन की स्पीड या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इट डज नॉट गेट एनी टाइम टू लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो हम उस चीज को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये कह सकते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस। तो देखो मैंने उसकी भी एक टाइप बनाई है। तो स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन में यही होगा कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जब इंटरेक्ट कर रहा है तो इस तरीके से करे कि उसमें से कोई भी रेडिएटिव लॉस ना हो या फिर न्यूक्लियस की एक्साइटेशन ना हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है, बट इस टाइप के कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, पर ये भी कई बार देखा गया है कि इस टाइप का कोलिजन हो। और एक कोलिजन की बात स्टूडेंट मैंने आपके साथ की थी कि एनर्जी अगर MeV से भी, आप ये कह सकते हो कि अगर आपने एनर्जी MeV की रेंज में रखी हुई है तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट करते हुए न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है और उसको एक्साइट भी कर सकता है। वो हम न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हैं उसमें इसको स्टडी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पर्पस में आपके पास जो एनर्जी रेंज के अकॉर्डिंग प्रोसीजर हो रहे हैं, तो टोटल जो एनर्जी का लॉस होगा दैट इज एनर्जी लॉस ड्यू टू आयनाइजेशन प्लस रेडिएशंस। गॉट माय पॉइंट। और अगर आप रेशो के फॉर्म में लेना चाहो तो लेड के लिए ये ग्राफ में भी शो किया हुआ स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो रेडिएटिव लॉस होने के चांस इंक्रीज हो रहे हैं और आयनाइजेशन लॉस डिक्रीज हो रहा है। तो इस ग्राफ से आपको साफ पता लग रहा है कि एनर्जी कम होने पे आयनाइजेशन की वजह से लॉसेस ज्यादा होंगे, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी देन द लॉस ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन लॉस विल इंक्रीज। मींस लो एनर्जी पे आयनाइजेशन की वजह से लॉस होगा और हाई एनर्जी पे रेडिएशन की वजह से लॉस होने के चांस ज्यादा होंगे। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये आपको दोनों टाइप के लॉसेस के बारे में बता रही है। ये कर्व आपको आयनाइजेशन लॉस बता रही है और ये वाली डॉटेड लाइन आपको रेडिएशन लॉस बता रही है। और अगर आप ओवरऑल लॉस की बात करो तो इसको मैंने ये जो आपके पास पूरी सॉलिड लाइन है इससे शो किया है। गॉट माई पॉइंट। ये स्पेशल जो है आपके पास ये लेड के लिए मैंने शो किया है। और अगर आप इसको रेशो की फॉर्म में लेना चाहो तो ये होता है कैपिटल EZ डिवाइड बाई 800। यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रॉन की, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, Z उस मैटर का एटॉमिक नंबर है जिसपे हम इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवा रहे हैं। गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को जब इंसिडेंट करवाते हो किसी भी मैटर पे तो वहां पे जो एनर्जी लॉस होता है वो मेनली आयनाइजेशन या रेडिएशन लॉस होता है। और कौन सा लॉस डोमिनेंट होगा ये डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी थी। और मैंने यहाँ पे आपको लेड का ओवरऑल लॉस भी बताया कि किस एनर्जी पे कौन सा लॉस डोमिनेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि किस टाइप से ये प्रोसीड होगा फिनोमिना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एनर्जी लॉस एक्सप्रेशन की बात करें तो जिस तरीके से मैंने अल्फा पार्टिकल्स के लिए एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके दिखाई थी आपको, और वहां पे हमने dE/dx का एक फॉर्मूला निकाला था और रिलेटिविस्टिक केस में ब्लोच एंड बेथ इक्वेशन का डिस्कशन किया था, सेम वैसे ही हम बीटा पार्टिकल्स के लिए भी एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ दो पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। नंबर 1 कि अगर आप एनर्जी लॉस हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल का बेसिकली देखो तो बेसिक चीज उसमें सेम रहेगी कि जो बेसिक मैकेनिज्म है एनर्जी लॉस का बीटा पार्टिकल के लिए और अल्फा के लिए वो सेम है। सिर्फ दो ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमें इस स्टॉपिंग पावर फॉर्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा जो हमने अल्फा पार्टिकल्स के लिए फाइंड आउट किया था प्रीवियस लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे तब। नंबर 1, जब आप हैवी चार्ज पार्टिकल को डिस्कस कर रहे थे तब अल्फा पार्टिकल्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे इंसिडेंट
लेकिन आज हम जो लाइट चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं उसमें हमारे इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि अल्फा के कंपैरिजन में अगर आप रिलेटिवली बात करो तो कम एनर्जी पे ही हमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे रिलेटिविस्टिक मास वेरिएशन होनी स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। गॉट माय पॉइंट? सेकेंड चीज नोट करने वाली क्या है कि हैवी पार्टिकल इंटरेक्शन में अल्फा पार्टिकल एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, मींस यहाँ पे दो नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में थे। जबकि आज जब हम लाइट चार्ज पार्टिकल का डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन है, और जिस मैटर पे वो फॉल हो रहे हैं वहां पे वो इंटरेक्ट भी इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहे हैं। मींस इस केस में देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पार्टिकल, इंसिडेंट एंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इफेक्ट जो है वो यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा, और हमें उसको भी कंसिडरेशन में लेना होगा। गॉट माय पॉइंट? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, हम एनर्जी लॉस एक्सप्रेशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमने अल्फा पार्टिकल्स के लिए पूरी डिटेल में किया था। तो बेसिक मैकेनिज्म, चाहे इंटरेक्शन लाइट चार्ज पार्टिकल की हो चाहे हैवी चार्ज पार्टिकल की हो, वो सेम रहेगी। सिर्फ अल्फा पार्टिकल का जो स्टॉपिंग फॉर्मूला उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम बीटा पार्टिकल के लिए भी एनर्जी लॉस एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और ये मॉडिफिकेशन करने के दो रीजन है। नंबर वन कि इंसिडेंट पार्टिकल, जो बीटा पार्टिकल्स अगर इंसिडेंट करवा रहे हो तो वो लाइट चार्ज पार्टिकल है, उनका मास कम है, तो वहां पे रिलेटिविस्टिक वेरिएशन जो है वो लोअर एनर्जी पे ही कंसीडर करने पड़ जाती है। नंबर टू, लाइट चार्ज पार्टिकल के मैकेनिज्म के टाइम पे जो कोलिजन हो रहा है वो दो आइडेंटिकल पार्टिकल के बीच में हो रहा है, तो हमें एक्सचेंज इफेक्ट को भी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, और ये सब चीजें इफेक्ट कंसीडर करने के बाद ये मैलर जी ने किया था इस पे काम, और उसके बाद हमें डीई बाई डी एक्स का जो एक्सप्रेशन मिला था स्टूडेंट्स वो ये है। इस तरीके से हमने डीई बाई डी एक्स मीन्स एनर्जी लॉस जो है वो लाइट चार्ज पार्टिकल के लिए फाइंड आउट किया है। यहाँ पे नोटेशंस आपको पता ही है, वही आपकी स्टैंडर्ड नोटेशंस है। एक बीटा का डिस्कशन कर देती हूँ स्टूडेंट में। यहाँ पे बीटा इज अ रेशियो ऑफ velocities v by c is the speed of a light and v is a velocity of incident particle, और यहाँ पे कैपिटल E जो है वो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और ये उसका एक्सप्रेशन है। तो अगर आप रिलेटिविस्टिक केस को ले रहे हो तो आपके पास एक्सप्रेशन ये बनेगा। अगर आपने नॉन रिलेटिविस्टिक करना हो तो इसी एक्सप्रेशन में 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर को आप 1 से रिप्लेस कर सकते हो, और अगर आप अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक केस की तरफ जा रहे हो तो आप बीटा को 1 कंसीडर करके इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हो। गॉट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने बात की आपके साथ स्टॉपिंग पावर, या ये कह दो कि एनर्जी लॉस की, कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए किस तरीके का एक्सप्रेशन रहेगा। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज रेंज। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रेंज की। पर स्टूडेंट्स रेंज कंसेप्ट की ना इस आर्टिकल में एक लिमिटेड ही वैलिडिटी है। वो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करने की बजाय वो जिगजैग पाथ में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास मैंने मटेरियल शो किया है, वो मैटर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है एक्चुअल में वो इस तरीके से मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। हम रेंज में क्या डिफाइन करते हैं? हम रेंज में इस तरीके से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी जीरो करने से पहले जिस डिस्टेंस को कवर करता है दैट इज नोन एज रेंज। पर रेंज का जो आर्टिकल है या कंसेप्ट है वो वहां पे ज्यादा वैलिड है जहां आपका पार्टिकल स्ट्रेट ट्रेवल करे तो सही, ठीक है। जैसे अल्फा पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स हैं, हैवी पार्टिकल जब भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके की चीज नहीं कर रहे। और दूसरी बात कि
हर कोलिजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी का लार्ज फ्रैक्शन लूज कर देते हैं, जिस वजह से उनकी रेंज में स्ट्रगलिंग की प्रॉब्लम भी ज्यादा डोमिनेट कर जाती है। यहाँ पे गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेंज जो है आर्टिकल या कंसेप्ट वो एक लिमिटेड वैलिडिटी पे पहुंच चुका है, अप्रोच हो चुकी है उसकी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्चुअल पाथ जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है दैट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेस, कि जिन दो पॉइंट से के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअल पाथ को ट्रेवल कर रहा है। गॉट माई पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन की रेंज निकाल सकें, ठीक है ना, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो मेन प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना कि उसका पाथ जो है एक्चुअल पाथ वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेजर्ड रेंज, ठीक है। और मेजर्ड रेंज वही है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है उन पॉइंट्स का जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना है। तो फिर इसको एक्सपेरिमेंटली बेसिस पे करने की ट्राई की गई। वहां पे हमने एक कंसेप्ट यूज किया स्टूडेंट, एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज। एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज के कंसेप्ट को यूज करके ही हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरीके से मैटर के अंदर ट्रेवल करते हैं और किस डिस्टेंस तक वो अप्रोच कर सकते हैं अपनी एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी पे। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके साथ एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज की बात करती हूँ, उसकी डेफिनेशन और उसके ग्राफ पे हम आते हैं। तो एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज एक्चुअल में है क्या स्टूडेंट? ये वो थिकनेस है मटेरियल की जिस मटेरियल से आप इलेक्ट्रॉन को पास करवा रहे हो ताकि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो वहां से ट्रांसफर हो रहे हैं वो जीरो हो जाए। आई रिपीट, extrapolated range termed as a thickness of the material required to reduce the number of electron traversing that material to zero, means आपको जितनी थिकनेस चाहिए मटेरियल की इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को जीरो करने के लिए उस डिस्टेंस को बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज। और अगर आप ग्राफिकली बात करो तो एक्स्ट्रापोलेटेड लाइन जो है वो बैकग्राउंड पे जहां पे भी टकराएगी, जहां पे मीट करेगी बैकग्राउंड वाली लाइन से, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज और यू कैन से प्रैक्टिकल रेंज। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दो ग्राफ आपको शो किए हैं। दोनों ग्राफ में अगर आप देखो तो मैंने वाई एक्सिस पे बीटा एक्टिविटी ही ली है और एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्वर की थिकनेस ही ली है, और ये डॉटेड लाइन जो है ये बैकग्राउंड की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट जो ग्राफ स्टूडेंट्स मैंने बनाया है ये मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर्व को शो कर रहा है, और जो सेकंड वन है वहां पे हमने जो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं इंसिडेंट रेज जो है बीटा की, वहां पे बीटा पार्टिकल की कॉन्टिन्यूस एनर्जी है, ठीक है। तो आप ग्राफ को देख सकते हो किस टाइप से आपको ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है। और ग्राफ में आप एक चीज और नोट करोगे स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ लीनियर स्केल लिया है, यहाँ लॉग स्केल लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर स्केल और लॉग स्केल का चेंज इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उनकी एनर्जी कॉन्टिन्यूस है, दैट्स वाई स्केल को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तो मैंने लॉग स्केल यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब आप इसमें देखो तो एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज और मैक्सिमम एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज में दो टर्म्स की यहाँ पे बात कर रही हूँ। देखो एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज का मीनिंग तो सेम है, बट अगर मैं उसके आगे वर्ड लगा देती हूँ मैक्सिमम एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज, तो इट मींस ये मैं यहाँ पे एक अपर लिमिट बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को जीरो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी थिकनेस चाहिए मटेरियल की फॉर अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स। गॉट माई पॉइंट। और ये बैकग्राउंड एक्टिविटी आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन में मैंने शो किया है, ये एक्टिविटी जो है ये क्या है, एक पर्टिकुलर एक पैरामीटर है जो नेचर पे डिपेंड कर रहा है, और इस पैरामीटर के साथ जहां पे भी आपके एक्स्ट्रापोलेटेड लाइन मीट करेगी वो आपको एक प्रैक्टिकल रेंज की वैल्यू बता रही है।
गॉट माई पॉइंट। और स्टूडेंट्स, अगर आप एम्पिरिकल एक्सप्रेशन की बात करो कि रेंज को आपने किस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करना है, तो वो इक्वेशन कैट्स एंड पेनफोर्ड ने यहाँ पे दी है। ये आपके पास दो एक्सप्रेशन है, ये डिपेंड करेंगे कि इंसिडेंट बीटा रेज जो है उनकी एनर्जी कितनी है। अगर उनकी एनर्जी 2.5 से 20 के बीच में है तो इस एक्सप्रेशन से हम रेंज की वैल्यू निकालेंगे, और अगर एनर्जी 0.01 से लेकर 3 की रेंज में है तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। गॉट माय पॉइंट। और स्टूडेंट्स, बीटा रेज अगर पर्टिकुलर सोर्स से एमिट हुई हैं और हम उसकी एब्जॉर्प्शन कर्व को स्टडी करें लिमिटेड एनर्जी रेंज के लिए, तो हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी चेंज हो रही है वो एक्सपोनेंशियली बिहेवियर शो कर रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है I इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस न्यू एम एक्स। आई नोट जो है वो इंसिडेंट इनिशियल इंटेंसिटी है बीटा पार्टिकल्स की, एक्स वो थिकनेस है जिसको कवर करने के बाद बीटा रेज की इंटेंसिटी आई हो जाएगी, और ये जो मैंने यहाँ पे न्यू लिखा है दैट इज mass absorption coefficient and it is a ratio of nu divide by density. Got my point? तो इस तरीके से आप कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड रेंज के लिए बीटा पार्टिकल्स की इंटेंसिटी की वेरिएशन इस फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्कशन रहा स्टूडेंट्स मेरा आपके साथ रेंज के लिए। रेंज में अब मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी कि रेंज जो है ना, इट इज मोर फंडामेंटल टर्म फॉर द हैवी पार्टिकल इंटरेक्शन विद मैटर एज कंपेयर टू द इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइट पार्टिकल और उनका पाथ जो है वो वेल डिफाइन नहीं होता, वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करते। इस वजह से ही हमें थ्योरेटिकल रेंज वैल्यूज का कोई कंसेप्ट यहाँ पे समझ में नहीं आया, मीन्स हम थ्योरेटिकली रेंज नहीं बता पा रहे थे। जैसे मान लो आपके पास कोई 5 सेंटीमीटर का कोई मटेरियल लिया आपने, वहां से आप इलेक्ट्रॉन को मतलब क्रॉस करवा रहे हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, और आपने देखा कि उसकी रेंज तो 5 सेंटीमीटर से भी बहुत ज्यादा आ रही है, जबकि हम कह रहे हैं कि वो 5 सेंटीमीटर के रास्ते को ही क्रॉस कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि एक्चुअल में वो स्ट्रेट पाथ नहीं चल रहा था, वो 5 सेंटीमीटर से भी कहीं ज्यादा चल रहा है उस मटेरियल में। इट मींस यहाँ पे रेंज जो है वो थ्योरेटिकल हम नहीं बता पा रहे थे। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल एब्जॉर्प्शन कर्व स्टडी की बीटा पार्टिकल्स की मोनो एनर्जी के लिए भी और कॉन्टिन्यूस एनर्जी के लिए भी, वहां से हमने एक्सट्रापोलेटेड रेंज की हेल्प से ही मीन रेंज की वैल्यू निकाली और बिहेवियर निकाला कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ बीटा रेज हैं उनकी इंटेंसिटी भी किस तरीके से डिक्रीज होती है। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, हमने अपने दो आर्टिकल यहाँ पे कवर कर लिए। एक हैवी चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हो, लाइट चार्ज पार्टिकल। तो आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंस भी नजर आए होंगे, मैंने उनको थोड़ा सा समअप भी किया है यहाँ पे। हैवी चार्ज पार्टिकल के इंटरेक्शन में जो आप पार्टिकल इंसिडेंट करा रहे हो वो या तो अल्फा पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, इस तरीके से। लाइट चार्ज पार्टिकल में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया स्पेशली इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अ मैटर। गॉट माय पॉइंट? अब आपने देखा कि जब हैवी पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे दो जो नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल है ना, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज इफेक्ट के लिए कोई भी मीन्स ये कह सकते हैं एक्सचेंज इफेक्ट की प्रॉब्लम को आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना पड़ता, जबकि लाइट चार्ज पार्टिकल में दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो हैं उनकी इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज इंसिडेंट एंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, जो वहां पे आपको एक्सचेंज इफेक्ट को भी कंसीडर करना पड़ता है। इसी वजह से जो स्टॉपिंग फॉर्मूला है लाइट चार्ज पार्टिकल का वो मॉडिफाई हो जाता है एज कंपेयर टू हैवी चार्ज पार्टिकल। ठीक है, हैवी चार्ज पार्टिकल में आपने देखा कि उसका पाथ जो होता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, तो वहां पे रेंज जो है वो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हो और वहां से आप बहुत से कंक्लूजन भी निकाल सकते हो, जैसे हमने निकाले भी थे। हमने रिलेशन निकाली थी डीके कांस्टेंट की, लाइफ टाइम की, इस तरीके से। जबकि लाइट चार्ज पार्टिकल के केस में हमने देखा कि लाइट चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल नहीं कर रहे थे, तो वहां पे वेल डिफाइन हम रेंज भी नहीं बता पा रहे थे। हमने एक्सपेरिमेंटल
तो रेंज का कंसेप्ट जो उसकी लिमिट वैलिडिटी है लाइट चार्ज पार्टिकल के केस में, बट फिर भी हमने उसको स्टडी किया और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन से जो कर्व थी वहां से उसका बिहेवियर भी डिफाइन किया। और आपने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो हम हैवी चार्ज पार्टिकल के केस में इंसिडेंट करवा रहे हैं, दे आर मोनो एनर्जेटिक, बट लाइट चार्ज पार्टिकल के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी इनिशियल एनर्जी कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। गॉट माई पॉइंट? तो इस तरीके से हमने कुछ डिफरेंसेस नोट किए। और एक चीज और स्टूडेंट्स, की बीटा पार्टिकल की रेंज जो है वो अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, चाहे दोनों की एनर्जी आप कंपेरेबल रख लो, क्योंकि बीटा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर बहुत कम है, इस वजह से उसकी रेंज ज्यादा आती है। और आप ये भी देखते हो कि बीटा पार्टिकल्स जो हैं उन पे रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एज कंपेयर टू हैवी चार्ज पार्टिकल एट अ लो एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि उसका मास कम होता है और जैसे ही आप उसको स्पीड दोगे तो वो रिलेटिविस्टिक वेरिएशंस जो हैं वो लो एनर्जी पे ही स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे नोट किए स्टूडेंट्स, कि इंटरेक्शन करते टाइम हैवी चार्ज पार्टिकल लाइट चार्ज पार्टिकल में किस तरीके से डिफरेंस आता है। आप इसको यहाँ तक अच्छे से स्टडी करो और कोई डाउट हो तो मुझसे कंसल्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंटरेक्शन ऑफ गामा रेडिएशंस विद मैटर।